हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉम्स एंड गेम चैनल। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था और इस क्लास में हमने पढ़ने वाला है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, एक सेकेंड। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें हमें इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए डॉट बी। कोई भी दो प्रोडक्ट का, कोई भी दो वेक्टर्स का अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी, जिसकी वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। अब स्केलर प्रोडक्ट है तो इसमें डायरेक्शन का कोई बात नहीं है, इसलिए हम लोग ए बी कॉस थीटा होता है। ये जो रिजल्टेंट होता है, ये जो होता है मेरा खुद में एक स्केलर होता है। पर आज की क्लास में हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेक्टर प्रोडक्ट। हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को और एक बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, बड़ी फेमस है ये, क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है वेक्टर प्रोडक्ट को। अब इसको डिनोट करते हैं क्रॉस साइन से। जैसे कोई भी दो वेक्टर के बीच में हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे और इसकी जो वैल्यू होगी वो ए बी साइन थीटा एन कैप होगी। अब ये एन कैप क्यों? यहाँ पे तो आपने ए बी कॉस थीटा लगा था। अब ये है क्या वेक्टर प्रोडक्ट? तो मान लो ए क्रॉस बी जो कि रिजल्टेंट है सी, तो ये जो सी होगा उसका रिजल्टेंट जो होगा वो अपने आप में एक वेक्टर होगा। अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा। अब ये कौन से डायरेक्शन में है हमें कौन बताएगा? ये एन कैप। तो एन कैप क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स डायरेक्शन। तो एन कैप हमें क्या बताया था? डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट का हुआ। अब हमें कैसे पता चलेगा ये डायरेक्शन क्या होता है? अब देखो बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट का एक बहुत खासियत है कि अगर मैं किसी भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, उसका रिजल्टेंट वेक्टर सी है, तो ये तीनों अपने आप में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या? ए जो है वो परपेंडिकुलर टू बी होगा, ए जो है वो परपेंडिकुलर टू सी होगा, बी जो है वो परपेंडिकुलर टू सी होगा और बी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए होगा। तो ये तीनों अपने आप में ही परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि ऐसे, ये मान लो कोई वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी, है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा और इसका रिजल्टेंट मान लो ये वेक्टर सी है कोई, तो ये सी एंगल भी ए और बी दोनों से 90 डिग्री ही बना रहा होगा, है ना। अब हमें तो पता चल गया कि मान लो कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है ए क्रॉस बी, कोई वेक्टर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब जो कि रिजल्टेंट देगा हमें वेक्टर सी। अब दो वेक्टर के बीच में मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हमारा रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर सी और इसका डायरेक्शन पता करना है। डायरेक्शन कौन देगा? एन कैप। अब डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास दो रूल होता है। एक होता है राइट हैंड, बच्चों राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। और दूसरा जो होता है वो होता है स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। मेनली हम लोग ये वाला यूज करेंगे, इसको मैं बता दूंगा, पर मेनली जो यूज हम लोग लगाने वाले हैं वो राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास 3 फिंगर होता है ना, होता तो 5 फिंगर है, पर यूज आपको 3 फिंगर में करना है। 3 फिंगर कैसे करना है? ये है आपका इंडेक्स फिंगर, है ना, ये है आपका मिडिल फिंगर और ये है आपका थंब, है ना। और यहाँ पे 2 फिंगर जो बच गया वो है। तो मुझे मेरा ड्राइंग बहुत ही खराब है। तो ये है आपका थंब, ये है आपका इंडेक्स फिंगर और ये आपका मिडिल फिंगर। ये तीनों जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताएगा, ये वाला सिचुएशन। ये है आपका थंब, ये राइट हैंड ही लेना है आपको। लेना क्या है? राइट हैंड। ये है आपका थंब, ये है आपका इंडेक्स फिंगर, ये है आपका मिडिल फिंगर, है ना। अब कौन सा क्या डिनोट करेगा? जैसे कि हमें निकालना है ए क्रॉस बी, हमें निकालना है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, है ना। तो जो फर्स्ट दिया रहेगा ये ए, तो फर्स्ट जो दिया रहेगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे इस थंब से। ए जो होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे? थंब। और बी जो होगा वो होगा फिंगर, इंडेक्स फिंगर।
और जो रिजल्टेंट सी देगा वो होगा आपका क्या, रिजल्टेंट जो आपका मिडिल फिंगर देगा वो हो जाएगा सी। जैसे कि ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। टेल टू टेल हमने ज्वाइन किया, ये अब ये ए है ये बी है। अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो मैं ए के थंब को हम लोग ए के डायरेक्शन में रखेंगे और दोनों देखना, दोनों जो परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है, होना भी चाहिए। एक थंब को ए के डायरेक्शन में रखेंगे, ये टेल था ये हेड था, ए को थंब के डायरेक्शन में रखेंगे और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है उसको बी के डायरेक्शन में रखेंगे, तो जो हमारा सी है, ये जो मिडिल फिंगर है वो हमें दे देगा सी का डायरेक्शन। तो यहाँ पे सी का डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, अगर मैं ऐसे निकालूं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, जो भी कौन सा डायरेक्शन है, अपवर्ड। इसी में अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं, बी क्रॉस ए निकालूं, तो ये क्या था बी, ये क्या था ए, तो मैं बी को थंब के डायरेक्शन में रखूंगा, थंब को बी के डायरेक्शन में रखूंगा और जो ये फिंगर है इंडेक्स फिंगर उसको ए के डायरेक्शन में रखूंगा, शायद आप देख पा रहे हो। तो हमारा जो मिडिल फिंगर है वो मेरा डायरेक्शन दे देगा सी का, मतलब रिजल्टेंट का। तो बी क्रॉस ए हमारा आ गया क्या, सी, जो कि है इस केस में डाउनवर्ड। तो मुझे ये समझ में आ गया यहां से कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, है ना। अगर मैं है ना, अगर डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव से ए करूं और अपवर्ड को पॉजिटिव से करूं, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये आ गया मेरा राइट हैंड थंब रूल से। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये राइट हैंड थंब रूल जो है मेन जो आपका काम आएगा यही काम आएगा। अब स्क्रू रूल क्या होता है मैं आपको समझा दूं। स्क्रू रूल, अच्छा इसका जो डेफिनेशन वगैरह है वो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाने के लिए करने के लिए नहीं हूँ, मैं आपको बस समझाने के लिए हूँ कि क्या होता है कैसे नहीं होता है। तो स्क्रू रूल है, क्वेश्चंस आपको नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस करवाने के लिए हूं मैं यहाँ पे। जैसे कि ए क्रॉस बी है ना, तो मैं क्या करता हूं, एक स्क्रू कुछ ऐसा ये होता है स्क्रू। तो स्क्रू, अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए से बी के डायरेक्शन में जाऊंगा और मैं देखूंगा कि ये स्क्रू टाइटन अप हो रहा है, मतलब स्क्रू जो है वो ढीला हो रहा है या टाइट हो रहा है। एक स्क्रू में आपने कभी स्क्रू को खोला होगा, अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज करता हूं तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं उसको घुमाता हूं तो स्क्रू जो है वो होता है टाइटन अप। तो ए क्रॉस बी अगर मैं ऐसा घुमाता हूं तो इसलिए स्क्रू जो है वो टाइटन अप हो रहा है, मतलब स्क्रू ऊपर जा रहा है, ये स्क्रू कहा जा रहा है ऊपर, है ना। तो अगर ऊपर जाएगा तो डायरेक्शन हमारा सी जो है वो डायरेक्शन दे देगा अपवर्ड। पर सिमिलरली अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं तो स्क्रू को मैं कैसे घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो स्क्रू जो हो रहा है वो लूजन, स्क्रू जो हो रहा है ढीला हो रहा है, तो मतलब ये स्क्रू जो है वो नीचे जाएगा, ढीला हो रहा है कि वो भी एक बोल्ट है ना, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्रू को टाइट करता हूं ऐसे तो ये ऊपर जाएगा, ये टाइट होगा, देख ऐसे समझ सकते हैं हम, वो भी ये बोर्ड है, स्क्रू को अगर मैं ऐसे घुमाता हूं तो ये क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है, मतलब क्या ये ऊपर जा रहा है ना। पर उसी में अगर मैं ऐसे उल्टा घुमाता हूं, क्लॉकवाइज घुमाता हूं, तो ये स्क्रू क्या है, नीचे जा रहा है, मतलब लूजन अप हो रहा है। तो ए क्रॉस बी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन, बी क्रॉस ए जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इससे भी हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। पर मेनली आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि राइट हैंड थंब रूल इस समय करना, स्क्रू रूल जान लेना क्या होता है, ठीक है, पर आप इस्तेमाल राइट हैंड थंब रूल करना। चलिए आपको डायरेक्शन निकालना तो पता चल गया। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसको देख लेते हैं। कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ये हो गया वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, वेक्टर बी। अब इसको कंप्लीट करते हैं, हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, जैसे कि हम लोग बनाते आ रहे हैं इतने दिनों से। तो अब बी का प्रोजेक्शन लेंगे हम, मान लो ये बी का प्रोजेक्शन है, ये मान लो ये है ओ, ये है पी, ये है क्यू, और क्यू एन जो हो जाएगा वो क्यू एन
जो हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी इन ए, वेक्टर ए इन ए। तो Qn की वैल्यू क्या हो जाएगी? Qn की वैल्यू हो जाएगी मेरी OQ साइन थीटा। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं तो Qn की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो OQ साइन थीटा हो जाएगी। अब क्या, अब A क्रॉस B क्या हो जाएगा मेरा AB साइन थीटा, है ना, ये होता है। अब इस केस में जो डायरेक्शन को मैं इग्नोर करता हूं, मैं बस मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूं, ठीक है, बस मैं मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूं। तो ए की बात क्या, ए जो है वो क्या है OP, ये वाला ए OP है, ए जो है वेक्टर ए जो है वो OP है, और बी जो है वो, इसकी मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, और बी जो है OQ है। तो OP इंटू बी हो जाएगा OQ साइन थीटा। अब OQ साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया था Qn, तो OP इंटू Qn। अब OP क्या है? OP है बेस, पैरेललोग्राम का OP है बेस, और Qn है हाइट। अब बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो फिजिकली एक क्रॉस भी हमें क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ज्योमेट्रिकली, ठीक है, इतना समझ लो। अब इसी केस में अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, मान लो ये POQ है, इसको कंप्लीट करता हूं मैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ, तो सिमेट्री के हिसाब से हाफ, क्योंकि ये पूरा पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड होता है। ये ज्योमेट्री हमें बताता है कि कोई भी अगर डायगोनल होता है पैरेललोग्राम को, तो वो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है दो ट्राइंगल में, इक्वल एरिया में, ठीक है। तो हाफ एक का एरिया निकालना है मुझे, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर में क्या होता है? हाफ A क्रॉस B। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या आ जाएगा? हाफ A क्रॉस B, ठीक है। तो ये होता है ज्योमेट्रिकल मीन। तो मोस्टली हम लोग ने देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज। अच्छा, अभी हम लोग ने देखा कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A होता है ना। अभी देखा हमने A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस। मैं मैग्नीट्यूड की बात अगर नहीं करूं, जनरली मैग्नीट्यूड की बात नहीं करता, डायरेक्शन उल्टा होता है ना। A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A होता है ना। अब A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस है, इसका मतलब है इट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव रूल, ठीक है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। द वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव रूल। दूसरा प्रॉपर्टी, इट इज एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। दोनों एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। और जो A क्रॉस B होता है, A क्रॉस B होता है A क्रॉस B, हमारी वैल्यू क्या थी? ये AB साइन थीटा। अब n क्या है ना, चलिए ये चीज याद रखना। अब आगे देखेंगे हम लोग ऑर्थोगोनलिटी, आगे देखेंगे हम लोग ऑर्थोगोनलिटी। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होता है, 90 डिग्री में क्या होता है और 0 डिग्री में क्या होता है। अब जो चीज हम लोग देखने वाले हैं, हमें थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। A क्रॉस B जो होता है हमारा AB साइन थीटा होता है ना। अब अगर मैं A क्रॉस A करूं, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर दोनों सेम वेक्टर A है, ये भी और ये भी वेक्टर A है, अगर दोनों पैरेलल वेक्टर हुए तो क्या होगा? A साइन 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है? 0। तो A क्रॉस A, वेक्टर A क्रॉस A की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारा 0। इसका मतलब क्या है? I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K। इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं I क्रॉस J करूं, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा मेरा? दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? I
आई जे साइन थीटा। अब थीटा क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, अब साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई जे। अब डायरेक्शन क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, इसको हमेशा याद रखना, ये होता है आई जे के। अब लिखना ये आई जे के और साइक्लिक ऑर्डर में चलना, साइक्लिक ऑर्डर में चलना। अगर मुझसे पूछा है आई क्रॉस जे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आई क्रॉस जे के। अब पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, आई क्रॉस जे के, तो ये साइक्लिक ऑर्डर सही है, तो आई क्रॉस जे तो पॉजिटिव के होगा। अगर मुझसे पूछा आई जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ये भी ऐसे जा रहा है, जे के आई ऐसे जा रहा है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो ये भी सेम होगा। अब के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा जे। अब के आई जे ये भी क्या हो जाएगा मेरा साइक्लिक ऑर्डर ले रहा है, तो पॉजिटिव आएगा। पर इसी केस में अगर मुझसे पूछ लिया जे क्रॉस आई, अब मुझे पता है जे क्रॉस आई तो के होगा, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस होगा या पॉजिटिव होगा इसका साइन। अब जे आई और के, जे आई और के ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा, ये एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्या क्लॉकवाइज में जा रहा है, पर मेरा रूल क्या था, हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन, तो जे क्रॉस आई मेरा माइनस के। सिमिलरली के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, सिमिलरली आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, ये याद रखना, ठीक है। तो ये होता है मेरा जो आई जे के, ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा और आई क्रॉस जे निकालूंगा तो प्लस के होगा, जे क्रॉस के निकालूंगा तो प्लस आई होगा, के क्रॉस आई निकालूंगा तो प्लस जे होगा। बट उसी केस में अगर मैं आई क्रॉस के निकाल लिया, क्लॉकवाइज चला गया, तो मेरा आंसर तो जे होगा, पर एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का केस ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में और नॉर्मल वेक्टर्स में। अब हम लोग जो देखेंगे कि ए कोई भी ए क्रॉस बी है, इसके मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके वैल्यू कैसे निकाल देंगे, है ना। अगर मान लो मुझे ये फाइंड आउट करना है, गिवन क्या है, ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना, ये है। और बी वेक्टर जो है वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। हमने निकाला है ए क्रॉस बी। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो सिमिलर क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालने के लिए ना एक ट्रिक मैं बता रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे एक बेसिस वेक्टर ये आई जे और के है, तो आप लिखोगे आई जे के, और आई के पास जो है जैसे कि ए क्रॉस बी निकालना है मुझे, ए क्रॉस बी, तो सबसे टॉप में ये ए एक्स ए वाई ए जेड लिख दोगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, और उसके नीचे लिखोगे ये बी वाला, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब आप करोगे क्या, अब करोगे पहले लिखोगे आई और ब्रैकेट में ऐसा खाली जगह छोड़ दोगे, उसके बाद लिखोगे माइनस जे, फिर ब्रैकेट में खाली जगह छोड़ दोगे, फिर लिखोगे प्लस के, फिर ब्रैकेट में खाली जगह छोड़ दोगे। अब इस खाली जगह में बैठेगा क्या, अगर मान लो आपको ये ब्रैकेट फिलअप करना है तो आप क्या करोगे, इसको भूल जाओगे, आई वाले को, अगर आई वाला फिलअप करना है तो आई वाले को आप भूल जाओगे और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस माइनस साइन लोगे और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन ए जेड बी वाई। सिमिलरली जे को फिलअप करना है तो ये दो भूल जाओगे, ये दो भूल जाओगे, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। पहले क्या करना है आपको, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, फिर माइनस साइन डालना है और ये बी एक्स ए जेड, है ना। सिमिलरली के में क्या करोगे, इन दोनों का ए वाई बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये होता है आपकी ए क्रॉस बी की वैल्यू। तो अब मैं क्वेश्चंस कर दूंगा, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू। अभी चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन करते हैं। एफ क्वेश्चन है, इफ एफ इज इक्वल टू
4i कैप माइनस 10j कैप, ये गिवन है, एंड r इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 3j कैप, है ना। कैलकुलेट टॉर्क। अच्छा, जिनको पता नहीं है मैं बता दूं, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क को T से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। पहले क्या आता है R, तो I J, जनरली आपको I J K में तोड़ना है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में I J K आपको लिखना है, और पहले क्या है R है, तो R को आप नोटिस करोगे, और I के पास क्या है 5, तो 5 लिख दोगे, J के पास क्या है -3, और K के पास क्या है कुछ नहीं, इसको हम लोग कह सकते हैं 5i माइनस 3j प्लस 0k, तो k के नीचे क्या लिख दोगे 0। सिमिलरली f में क्या लिखोगे 4 माइनस 10 और 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले तो i लिखोगे, ब्रैकेट छोड़ दोगे, माइनस j लिखोगे, यहाँ पे माइनस लिखना भूलना मत, माइनस j लिखोगे, ब्रैकेट छोड़ दोगे, प्लस k ब्रैकेट छोड़ दोगे। इस ब्रैकेट में क्या फिल करोगे, इसको भूल जाओ, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 0 0, -10 इंटू 0 -0, ठीक है। अब दूसरा j को फिलअप करना है तो j को भूल जाओगे, 5 इंटू 0 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 4 इंटू 0 0। अब k को ये करना है तो इस k को भूल जाओगे, इन दोनों का डायगोनल हो गया, 5 इंटू 10 इज -50, माइनस 4 इंटू -3 इज -12, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये -50 प्लस 12 के कैप, कैप डालना भूल गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा -38 के कैप। होप आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया चलिए मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना है, जहां पे ए गिवन है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और बी गिवन है आपका i माइनस j प्लस 2k कैप। तो ए क्रॉस बी निकालना है, सिमिलरली वही ट्रिक, i j k लिख दोगे। अब ए क्रॉस बी है तो पहले ए है, तो इसके नीचे क्या लिखोगे, ये वाला पार्ट, तो i के पास क्या है 2, j के पास क्या है 3 और k के पास क्या है 1। सिमिलरली b के पास क्या है 1, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1i कैप, j के पास -1 और k के पास 2। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो i लिखोगे, ब्रैकेट छोड़ दोगे, -j ब्रैकेट छोड़ दोगे, प्लस k ब्रैकेट छोड़ दोगे, है ना। अब i को अगर मुझे फिलअप करना है तो i को छोड़ दो, 3 पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6 -1 इंटू 1 होगा मेरा -1, ठीक है ना। j को फिर इसको भूल जाओ, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 1 1, k को करना है तो k को भूल जाओ, 2 इंटू -1 इज -2 और -3 इंटू 1 इज 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ये मैं कैप टिकना हमेशा भूल जाता हूँ, 6 + 1 7i कैप माइनस 3j कैप प्लस -5k कैप, ये क्या आ गया a क्रॉस b। अब a क्रॉस b अब पूछ से आया कि इसका रिजल्टेंट है a क्रॉस b, जो कि ये है। अब इसका यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है तब तो बहुत आसान है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए a b के रिजल्टेंट मान लो ये c है, तो ये c कैप अगर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बाय मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b मेरा ये आ गया था 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यहाँ से मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 49 + 9 + 25। ये शायद अब नहीं भूले हो, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था। ये हो जाएगा 674 + 9 हो जाएगा मेरा 83, √83। ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग a क्रॉस b, यूनिट वेक्टर अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग a क्रॉस b, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का है, मतलब इजी तो है पर आपको थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। गिवन है a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, यह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू a
डॉट बी, तो फाइंड, चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कर पड़ा होगा नहीं। अंडर रूट 3 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप डालूं नहीं, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड की बात करें तो एन कैप मैं नहीं डालूंगा। और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड है, अब इसका मैग्नीट्यूड तो फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इसका तो स्केलर प्रोडक्ट है, तो ए बी कॉस थीटा, तो ए से बी ए बी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा मेरा टेन थीटा, ये नीचे आया तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन। अगला फिर से सिंपल क्वेश्चन, क्या पूछा है, इफ, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज सेशन का, इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स ए क्रॉस B, A cross B, A and B is equal, area of a triangle is equal to AB by 4. AB by 4, then find angle between AB by 4. Then find angle between A and B. अब मुझे क्या पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, ये होता है, जो कि गिवन है मेरा ए बी बाई 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 4, यहाँ से ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा क्या आ जाएगा मेरा 30 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, सिंपल है। इसी से आपका वेक्टर चैप्टर जो है, इसी के साथ आपका वेक्टर चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो कि पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और घर में रिवाइज करते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।